अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची की जमीन के हवाले से सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटल करने के हवाले से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट कि जिसमें सिंध की 70% सरकारी जमीन पर कब्जे वागजार करवाने का दावा किया गया था, बेंच ने ये रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसर को हदायत की कि सिंध की तमाम सरकारी जमीनों को वागजार किया जाए। आपकी जानिब से लिए जाने वाला एक्शन नजर आना चाहिए। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसर को 30 दिन में मुकर्ररा वक्त पर अदालती अहकामात पर मनोअन अमल करके रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत दी। और साथ ही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अगर अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। हमें आपको जेल भेजने में फकत 5 मिनट लगेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप हमें रिपोर्ट में कुओं खुदरों की तस्वीर दिखाकर बेवकूफ बना रहे हैं? हमारे साथ खेल मत खेलिए। क्या आपके महकमे को इस बात का इदराक है कि सूबाई हुकूमत की आधी से जायद जमीन पर कब्जा है? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा करते हुए पूछा कि ये अफसरान क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने मुफाद का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रेवेन्यू के अफसर से इस्तफसार किया कि क्या आप माफिया का हिस्सा तो नहीं? क्या कराची में 15 से 20 मंजिला इमारतें कानूनी हैं? चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि तमाम इमारतें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से तामीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप खामोश रहें। आधी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो गया है। लॉलीपॉप आपको आपके अफसर देते हैं। सीरियस होकर काम कीजिए। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदालत से दरख्वास्त की कि मैं सिंसियर होकर काम करता हूं माय लॉर्ड। चीफ जस्टिस ने बरहम होते हुए कहा कि खामोश रहें, भाषण ना दीजिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपको कुछ करना नहीं है, टास्क को पूरा करना है। आपका काम टास्क को पूरा करना है। रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। नौशेरा, फिरोज, हैदराबाद, लाड़काना और नजीराबाद में आपकी कारकर्दगी 0 है, 0 है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सारा कराची इंक्रोच्ड है, आपकी नीयत में काम करना ही नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत से दरख्वास्त की कि कुछ टाइम दीजिए, काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कुछ नहीं होगा। आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमें सब पता है कि पैसे लेकर कब्जे करवाए जा रहे हैं। कुरंगी समेत पूरे कराची में गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं। कराची में कितनी इंक्रोचमेंट है, कब से ऑर्डर दिया जा रहा है, मगर तजावुजात खत्म नहीं हुई। अदालत की ये शदीद बरहमी इस बात का सबूत है नाजरीन कि सिंध इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। नस्ला टावर को गिराने के हवाले से अदालत मुतअद्दिद बार हुक्म जारी कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की सरजनिश करते हुए हुक्म जारी किया था कि फौरी जाएं, सारे शहर की मशीनरी ले जाएं और नस्ला टावर गिराकर दोपहर तक रिपोर्ट पेश कर दी जाए। आज कमिश्नर कराची ने अदालत में नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी कि अदालती अहकामात पर तेजी से अमल दरामद किया जा रहा है, मगर मुतासिरीन की बहाली और इन्हें रकम की फरामी के अदालती अहकामात पर ताहाल सिंध हुकूमत अमल दरामद करवाने में नाकाम है। नाज़रीन, अदालत ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट सख्ती से रद्द कर दी और यकीन मानिए कि ये सच है कि मुतासिरीन बहुत से मुतासिरीन, आई वुड से एज ए डिस्क्लेमर, बहुत से मुतासिरीन काबिजीन भी रह चुके हैं, सरकारी ज़मीनों पर काबिज रह चुके हैं, मगर इन्हें आबाद किसने कराया? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ सोई रही? किसने मुतासिरीन को कागजात बना कर दिए? किसने इन्हें ज़मीन अलॉट की NOCs दिए? अब ये बेघर मुतासिरीन, इनका पुरसाने हाल क्या होगा? ये जाएं तो जाएं कहाँ? मैंने अपनी गाड़ी बेची, मेरे पास किस्तें नहीं भरने के पैसे थे। मैंने ज्वेलरी बेची, मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, सब के सब बच्चों ने जो जमा किए थे वो भी सारे के सारे बेचे। तिनका तिनका जोड़ के एक आशियाना बनाया। आज वो आशियाना ऐसा बिखेर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्डर को तो अभी तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आपका इदारे ने जिसने परमिशन दी है उसको आप कुछ नहीं कह रहे। मैं बेघर कर दिया, मैंने अब क्या कसूर है? मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपने चीफ जस्टिस साहब से, हम तो दरबदर हो गए। जैसा आपने ये ऑर्डर दिया, आपका ऑर्डर सर आंखों पर सर। ये 1120 गज पर मुश्तमिल ये 16 फ्लोर के ऊपर ये इमारत जो है ये कायम है। इसके 3 पार्किंग लॉट्स हैं, 3 फ्लोर्स पार्किंग लॉट के ऊपर हैं। हम सड़कों पे आ गए। मेरी बच्ची है 2 साल की, आज मैं उसको इधर लेके आया तो मेरे को बोलती है बाबा ऊपर जाना है, मेरे को घर पे जाना है। तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? कभी हमारा घर नहीं रहा।
कम से कम इतना तो सोचे। हमारे बच्चों ने हाथ तक जोड़ ली। हमने अपने बच्चों को कभी ये चीज़, हम चाहते नहीं थे कि उनको कभी ये देखना पड़े। वो कहते क्या मम्मा सच में बिल्डिंग टूट सकती है, ऐसा भी हो सकता है। हम सड़कों पे खड़े होके यहाँ पे हमने आधी रात तक खड़े रहे। यहाँ से जब लोग जा रहे थे, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे फलस्तीन में इजराइल ने बमबारी करनी हो और बिल्डिंग खाली कर रहे हो। हमारी पानी की लाइनें, हमारा बिजली, हर चीज़ ऐसे काटी गई जैसे हम लोग कश्मीर में हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और हमारे आला ओहदेदारों के लिए, इनके बच्चों के ऊपर जो इसका एक मंफी असर हुआ है, इसके नफ्सियाती असर हुआ है, मुझे लगता है फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम ये बच्चे नहीं भूल सकेंगे। सही है, बीमारी में ज़िंदगी गुजार रही है। देखो टूटे फूटे घर में पड़ी, न रिहायशी जगह, न खाने की, न पीने की, न दवा की, न दारू की। कहीं इतना तो आप लोग कर दे, सब छुपाने की जगह तो बना दे हमारी। आपका निस्बतन दूसरों से तो बेहतर लग रहा है। तो खुद बनाया करा रहना है ना। गए थे, जवान बच्चियों को रखना है तो अपनी छत तो बनानी है ना। अब जवान बच्चियों को रोड पे लेके तो नहीं रह सकते। भाई घर याद आ रहा है तो यही बता दो। बस बात करो, अब जब रोने की क्या बात है। अच्छा बताओ। हमें घर के बदले घर चाहिए। बहुत क्या चाहिए? हमारी तालीम रुक गई, हमें घर के बदले घर चाहिए। तालीम भी आपकी खराब हो गई, स्कूल नहीं जा रहे? नहीं, स्कूल भी तोड़ दिया हमारा। और घर भी आके तोड़ा था, आपने देखा था? आपके सामने तोड़ा था, आपको बुरा लगा होगा। रोजे था, बताओ क्या कर रहे थे आप उस दिन? रोजे रख रहे थे। रोजे में थे, रोजे रख रहे थे सब। और कितने बजे आए थे? ये लोग आए थे सुबह 9 बजे। और आपको क्या कहकर गए थे? पहले आए, वो कोने वाला घर तोड़ के गए, बोले कल तक का खाली कर देना वरना उधर चला देना। फिर कल आए, वो घर खाली नहीं करा हमने, सारा सामान ऐसे टूट गया घर में। और आपको क्या कहकर गए कि अगले दिन तक खाली करो? आपको डर लग रहा था? हाँ, डर तो किसी से नहीं। शाबाश शाबाश, शेर बच्चा है, डरता नहीं है। दिल क्यों खराब हो रहा है मुझे बताओ? बोल लो ना, दिल की बात मुझे बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। किस बात के ऊपर नाराज हो बताओ? किससे नाराज हो? इमरान खान। क्यों नाराज हो बताओ? हमारी पढ़ाई रुक गई। इमरान खान बोल रहा था तब्दीली लाएंगे, हमने जब से इसको वोट दिया ये ऐसी तब्दीली लाया, घर तोड़ दिया, ये वो तोड़ दिया, स्कूल तोड़ दिया। इससे अच्छा तो एमके में सही थी हमारी। कौन है वो लोग? ये कौन है बाबू लोग जो इतना लंबा काम करके गए हैं और इनसे कोई सवाल जवाब ही नहीं कर रहा? लोगों ने कतरा लोगों के झाड़ू पोछे करके हमने बेटा ये घर बनाया था। अभी वो भी घर भी हमारा टूट गया है। अभी ये देखो नबीना बच्ची है। अब इसके लिए मैं सोचती थी कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इस बच्ची के लिए कुछ छोड़ जाऊंगी, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं रहा, ना घर रहा, ना मैं इस बच्ची की जिंदगी के बारे में कुछ सोचते सोचते कभी मैं आंखें बंद कर आप कब से रह रही हैं? मैं 30-35 साल हो गए बेटा, मैं यहाँ रह रही हूँ। कागजात हैं आपके? मेरे पास कागजात भी है मेरा बेटा। यहाँ पे परसों घर गिरा है, सामान भी अंदर था। लेडीज को भी चोट लगी, टांग पूरी उसकी पूरी टांग पे। फिर आए कोई बंदा आया, उनको कुछ दे के हट जाए, तोड़ दे, भले हमें कुछ मुआवजा दें, घर के बदले घर दे, कुछ दें। बोल रहे हैं कि ये तो इमरान खान साहब ने बोला था कि इतने घर देंगे, बाकी हमारे से तो घर भी छीन लिए गए। ये यहाँ पर हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई है। इस वक्त हमारी सिंध हुकूमत के वज़ीर आज़म के मेरी तमाम से गुजारिश है, कहते कि हम भी इसी मुल्क के रिहायशी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होने के साथ साथ हम भी इंसान हैं। इस वक्त आपने महंगाई अरूज पर कर दी, ऊपर से हमारे घरों को नाजायज़ तरीके से जबरी तरीके से तोड़ा गया है। क्या ये हुकूमत है? क्या ये तब्दीली है आपकी? वज़ीर आज़म साहब, हम आपसे पूछते हैं, क्या इस वक्त कराची आपको नज़र नहीं आ रहा? आपको मिलने आया है, किसी ने मदद की है? मैडम कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। मदद नहीं की हमारी, हम लोग रोडों पे पड़े हुए हैं बाजी, किसी ने नहीं मदद की हमारी। जवान बच्चियाँ बैठी हुई हैं, हमारे जवान को किए गए। यहाँ पर वादे किए गए कि 90,000 का चेक मिलेगा जिनको आईडी मिली है। यहाँ पर आईडी मिलने के बावजूद 90,000 का चेक नहीं मिला। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर किसी बहुत कम 100 में से 5%, 2% लोग हैं जिनको 90,000 का चेक मिले हैं। और जिन लोगों के घर नक्शे में नहीं है, इस वक्त उनके भी घर तोड़े गए। क्या कोई इस मुल्क में कानून नहीं है?
कि इन गरीबों को गिराने से पहले उसका बाकायदा आबादकारी की जाए, उसका अल्टरनेट बनाया जाए। कौन बनाएगा? लोग मर रहे हैं। एक मिनट क्यों? चीफ जस्टिस साहब एक ऐलान तो कर देते, गिरा दो, मेरे को रिपोर्ट दे दो, ठीक है? तो ये चीफ जस्टिस साहब उस पे अपने ही फैसले पे पीछे छुप क्यों जाते हैं? तो यहाँ गरीबों की आबादकारी के लिए वो क्यों नहीं इस तरह का ऐलान करते कि पहले यहाँ इनको आबादकारी करो, इनको दो, उसके बाद गिराओ? क्यों नहीं करते वो? कहाँ छुपे हुए वो? क्यों छुप जाते हैं अपने पीछे, अपने फैसले के पीछे? नंबर 1। नंबर 2, माजरत के साथ मेहर बुखारी साहिबा, इसमें मीडिया शामिल है। आज मीडिया आ रहा है, उससे पहले कभी मीडिया नहीं आया, कभी इन गरीबों की आवाज नहीं सुनी, कभी इन गरीबों की आवाज बुलंद नहीं की। क्यों नहीं की? उम्मीद है मेरी कि जिन कॉरिडोर्स को ये बात समझनी है, जो फैसला साज लोग हैं जिन्होंने इन सब के मुस्तकबिल का फैसला करना है, इनकी ज़िंदगी वाबस्ता है आपके फैसलों से, मेरी उम्मीद है कि आप तक ये प्रोग्राम और इनकी आवाज़ पहुंची होगी। बदकिस्मती से जिन अवानों से अपील की गई थी उधर आवाज़ ये मुतासरीन की नहीं गूंजी, क्योंकि अभी भी अहकामात जो हैं वो आते चले जा रहे हैं कि गिरा दें, मसमार कर दें, पूरे शहर की मशीनरी को इस्तेमाल कर दिया जाए। मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है और मुतासरीन को रकम की अदायगी पर अमल दरामद कराना भी सिंध इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन अदालतों को भी मुतबादिल और मुआवजा जो है उसको पहले यकीनी बनाना चाहिए। प्लॉट के बदले प्लॉट, ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर में सारा कुछ एज ऑफ राइट नाउ नहीं किया जा रहा। आपने लोगों का गम और गुस्सा देखा। कराची बड़ा सनती शहर भी है नाजरीन। गवर्नेंस का हाल ये है कि अदालत उज़्मा से पता चलता है कि आधे कराची पर कब्जा हो चुका है, गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का क़याम हो चुका है, दोनों हाथों से शहरियों को लूटा जा रहा है। अदालत उज़्मा से पता चलता है कि थर में बच्चे ग़ज़ाई किल्लत से जाँ बहक हो रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी सेहत पर शदीद भरमी का इजहार किया। सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट जमा कराई, जिसे अदालत ने गैर तसली बख्श करार देते हुए सेक्रेटरी से पूछा कि क्या आपने थर देखा है, क्या मिट्टी देखा है, क्या डब्ल्यू देखा है? वहाँ कुछ नहीं है, लोग अल्लाह के सहारे जिंदा हैं। चीफ जस्टिस ने भरम होते हुए कहा कि वहाँ हस्पताल सिर्फ कागज़ों में बन रहे हैं, अद्वियात की खरीदारी तो जारी है मगर अद्वियात हैं नहीं। थर के लोगों और हुकूमत में मुकम्मल डिस्कनेक्शन है। सारे मिनिस्टर महंगा इलाज करवाते हैं मगर थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तासुफ का इजहार करते हुए कहा कि जो रिपोर्ट आती है कहते हैं कि यूएन ने ये कहा, यूएन ने वो कहा, वो यूके में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी सेहत को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सब सरकारी अफसरान जाएं और थर पाकर के अस्पताल में इलाज करवाएं, जिसकी किस्मत में होगा बच जाएगा। हम सबको ऑर्डर कर देंगे कि तमाम सेक्रेटरीज थर में इलाज करवाएं। आपने थर में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, अस्पतालों में गधे बंधे हैं, दवाई और एक्सरे मशीन तो एक ख्वाब है, वहां पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, अरबों रुपए के आरओ लगा दिए मगर सब फेल हैं। सिंध हुकूमत की गवर्नेंस नाजरीन हमें अदालतों की भरमी से पता चल रही है। हमें अदालतों से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक लोगों को ब्लैकमेल करती है और सिर्फ पैसा बना रही है। अदालत के ये रिमार्क्स साबित कर रहे हैं कि सिंध के इंतजामी मसाइल पर हुकूमत की गिरफ्त ना होने के बराबर है। अफसरान की तकर्रियों और तबादलों पर सिंध हुकूमत वफाक से शिकवा कर रही है। आज भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब वफाक की हुकूमत से नाला दिखाई दिए। वफाकी हुकूमत ने या सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध हुकूमत या वज़ीर आला सिंध की मशावरत के बगैर पुलिस अफसरान और DMG अफसरान का यक तरफा तबादला कर लिया, यक तरफा तौर पर उनको बुला लिया। खिलाफ वर्जी है किसकी? कानून की। कौन कर रहे? सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट। इससे पहले वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म को खत लिख चुके हैं। सिंध हुकूमत सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर सवाल उठा रही है। वफाक से शाकी सिंध हुकूमत की अपनी गवर्नेंस का आलम यह है कि इससे एक चिड़िया घर का इंतजाम संभाला नहीं जा रहा। डायरेक्टर की करप्शन से करोड़ों रुपए के बेज़बान जानवर भूख से सिसक कर मर रहे हैं। आज डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया गया, मगर ये इससे कबल भी 2 मरतबा करप्शन के इल्जाम पर निकाला गया है, लेकिन मौसूफ ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। इंटर पास खालिद हाशमी डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचा कैसे? $1 मिलियन क्वेश्चन।
शायद ये हैं वो सियासी भर्तियां जिनका हर रोज़ हम सुनते हैं कि जिनका खमियाजा सिंध के अवाम ही नहीं कराची के जानवर भी भुगत रहे हैं। और वफाक और सिंध हुकूमत की अफसरान के तबादलों और फंड्स की लड़ाई में पिस सिंध के अवाम रहे हैं। हमारे सामने कराची के मेगा मंसूबे BRT की मिसाल भी है। ये मंसूबा गुज़िश्ता 7 साल से इल्तवा का शिकार है। इस ताख़ीर की वजह क्या है और ये मंसूबा कब तकमील को पहुंचेगा? इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आतिफ हुसैन की खसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची तो बिल्कुल खसारे में जा रहा है भाई। वफाकी हुकूमत ने कराची में सन 2014 में BRT यानी बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की बुनियाद रखी। इस मंसूबे के तहत कराची की 5 अहम शाहराहों के दरमियान बसवे बनाकर जदीद बसें चलाई जानी हैं। सन 2016 में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के मंसूबों पर काम शुरू हुआ जो ताहाल नामुकम्मल है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की राह में कौन सी मुश्किलात हाइल हैं और ये मंसूबा अब तक नामुकम्मल क्यों है, आइए आपको बताते हैं। औरंगी टाउन से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक तकरीबन 4 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन का ट्रैक BRT बस मंसूबे का सबसे छोटा रूट है। 2016 में सिंध हुकूमत ने 1 अरब 40 करोड़ की लागत से औरंगी टाउन से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक खुसूसी ट्रैक, 4 बस स्टेशन, बनारस के मुकाम पर बस डिपो का क़याम और औरंगी टाउन पर बालाई गुजरगाह की तामीर का काम शुरू किया, जो 4.5 साल का वक्त गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान होने वाली खींचातानी में एक जानिब इस मंसूबे की लागत 2 अरब से तजावज़ कर गई तो दूसरी जानिब टैक्स भरने वाले शहरियों की तकलीफ में भी कई गुना इजाफा हो गया। तोड़ फोड़ के छोड़ दिए, लोगों को और परेशानी हो रही है। नहीं बनाता नहीं बनाते, ये लोगों को इतनी परेशानी तो नहीं देते ना। ये जो बसों का बोल रहे चल रहा है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत था अगर वो होता तो अभी तो कोई चालू भी हो जाता। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को बेक वक्त फाल करने के गर्ज से सन 2020 में वफाकी इदारे सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी की मदद लेने का फैसला किया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस खादिर शाह का कहना है कि जनवरी 2021 में सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन की 20 बसों की खरीदारी के लिए 50 करोड़ की रकम वफाकी इदारे को मुंतकिल कर दी थी। हमारी जिम्मेदारी, जो हमारा काम है, हमने पूरा किया हुआ है। हमने पैसे SIDCL को 10 महीने पहले दे चुके हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स के भी पैसे हम दे चुके हैं। जब हमारा एग्रीमेंट आपके पास साथ हो गया तो क्या ये मुमकिन आपके लिए नहीं था जब आप अपनी बसेस का ऑर्डर प्लेस कर रहे तो उसी वक्त आप ऑरेंज लाइन की बसेस का भी कह देते, तो शायद आज वो बसेस भी आ जाती। हम न्यूज़ ने इस मामले पर SIDCL हुकाम से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो बताया गया कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर की इजाज़त के बगैर इस मामले पर इदारा अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता। BRT ऑरेंज लाइन के इस मंसूबे को 1 साल की मुद्दत यानी 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन 4 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जारी सियासी चक्कलिश का शिकार बना हुआ है। वज़ीर आला सिंध अब इस मंसूबे का इफ्तिताह करके वफाक के सामने एहतजाज करना चाहते हैं। प्रोग्राम मेहर बुखारी के साथ के लिए आतिफ हुसैन, कराची। अब सवाल यह है कि ग्रीन लाइन के लिए चीन से 80 बसें मंगवाने वाली SIDCL ने ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें क्यों नहीं मंगवाईं? सिंध हुकूमत की तरफ से बसों की खरीदारी के लिए एडवांस पेमेंट देने के बावजूद बसें खरीदने में ताख़ीर क्यों की जा रही है? और ग्रीन लाइन का मंसूबा कि जिसे इसी माह नवंबर में फाल होना था मजीद ताख़ीर का शिकार होते दिखाई दे रहा है, तो ऑरेंज लाइन का मंसूबा कब तक फाल होगा? इवन दैट वी डू नॉट नो। किसी को कुछ पता नहीं। दोनों मंसूबे एक साथ शुरू होंगे तो ही कराची के अवाम को मंसूबे से पूरी तरह फ़ायदा मिलेगा। अब ये बदनीयती है या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासत है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, ईदर विच वे भुगत सिंध की अवाम रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। We're going to be right back. Stay with us.
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत को खबरदार कर दिया कि अगर सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों होर्डर्स के खिलाफ कार्रवाई ना की और मौसर इक़दाम ना किए तो वफाक सिंध में मुदाखलत कर सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम और खाद के स्टॉक के जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना है कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों में मुलव्विस नासिर अवाम दुश्मन हैं, उनके खिलाफ सख्त इंतज़ामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और उनका साथ ये भी कहना था कि खाद बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जो माफियाज के साथ मिलकर मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन मुजरमों के खिलाफ मौसर इक़दाम ना किए तो वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। वज़ीर बराए इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन खुसरो बख्तियार साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डालते हुए उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल सिंध ने गंदम गायब कर दी थी और इस बार सिंध में स्पोर्ट प्राइस ज्यादा होने की वजह से कराची में गंदम महंगी जबकि पंजाब में सस्ती है, जिसका असर सिंध की आवाम पर पड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कैसे डाल रही है। सिंध के अंदर गंदम गायब हो गई, ये सियासत नहीं हो रही, ये आवाम दुश्मनी हो रही है। खुसरो बख्तियार साहब ने यह भी दावा किया कि फर्टिलाइजर्स पर कोई नया टैक्स नहीं, जबकि यूरिया 2400 रुपए तक महंगी हो गई है और इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे कि जिसके बाद गंदम मजीद महंगी हो जाएगी। पिछले हफ्ते से अब आहिस्ता आहिस्ता ये कीमत 2400 पे जा पड़ी है किसान को और आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है, इसके दूररस नताइज होते हैं। नाज़रीन, खुसरो बख्तियार की जानिब से गंदम की किल्लत की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालने के जवाब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नवाज के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा कि जब हम हुकूमत छोड़कर गए थे तो मुल्क ज़रात में खुद कफील था और गंदम के मुतवक्के बहरान की पेशन गोई भी कर गए। आज वो मुस्लिम लीग नून ने ज़रात में खुद कफील पाकिस्तान छोड़ा था। अगले साल हमें गंदम की पैदावार में मजीद कमी का सामना हो सकता है और मजीद हमें गंदम दरामद करनी पड़ेगी। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि यह हुकूमत कौमी सलामती के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और अगर इसका खात्मा ना हुआ तो ये ना हो कि कल कर्ज देने वाले न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की बंदिश की शर्त आयद कर दें। मुल्क को इकोनॉमिक मेल्टडाउन से बचने के लिए और इसकी कौमी सलामती को बचाने के लिए तो आज हमें स्टेट बैंक की शराइत मिली हैं कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पार्लियामेंट और अवाम के कंट्रोल से निकालो। कल को हमें कर्ज देने वाले कहेंगे कि अपना मिसाइल प्रोग्राम और एटम बम का प्रोग्राम बंद करो, फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हुकूमत ने 29 माह के दौरान 20.7 खरब रुपए का इजाफा करके पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया है। जून 2018 में तकरीबन हर पाकिस्तानी के जिम्मे 1,44,000 का कर्ज था। सितंबर 2021 में बढ़कर 2,35,000 हो चुका है। हर पाकिस्तानी 91,000 रुपया का मजीद मकरूज हो चुका है। ये तकरीबन 63% इजाफा है। तो आज पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? एहसन इकबाल साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज किया कि अगर कर्जे हमारी वजह से बढ़े हैं तो डेट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए। आज अगर ये हमें कहें कि हम पिछली हुकूमत के कर्जे उतार रहे हैं तो वो झूठ है। उन्होंने कहा था कि मैं इस बात की जानकारी हासिल करके कौम को बताऊंगा कि माजी के कर्जे लेकर उन्हें कैसे करप्शन का जरिया बनाया गया। इसके लिए डेट कमीशन एक बना था। उस डेट कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं कौम के सामने पेश की जाती? ये अपनी नालायकी और अपने गलत फैसलों की कीमत कौम के गले में डाल रहे हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल में गवर्नर स्टेट बैंक को दी जाने वाली पावर्स को NRO करार देते हुए कहा गया कि गवर्नर वाइसरॉय बन जाएगा और हम इसकी मुखालिफत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में वाइसराय की हैसियत इख्तियार कर लेंगे, जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी कोई सवाल नहीं पूछ सकेगी। स्टेट बैंक को मुकम्मल ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी जा रही है, NRO दिया जा रहा है, जैसा कि हुकूमत ने अपने वुज़रा को दिया
ताकि कल को हॉट मनी स्कैंडल की तफ्तीश ना की जा सके। एहसन इकबाल जिस वक्त ये सवालात उठा रहे थे, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान अपनी इब्तदाई शक्ल इख्तियार कर गया था। नाज़रीन, हुकूमत और डीलर्स के दरमियान मार्जिन में इजाफे पर कोई मुआहिदा अभी तक नहीं सेटल हो सका। हुकूमत का मानना है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। पेट्रोलियम डीलर्स डटे हुए हैं कि हम पंप्स भी नहीं खोलेंगे, जबकि अवाम पेट्रोल पंप्स पर ख्वार हो रहे हैं। हमें बता दें, हमसे बात करें और ये बता दें कि आपको हम इतना देना चाह रहे हैं, फिर हम अपने साथियों से मशवरा करेंगे और मुनासिब होगा तो मैं एक्सेप्ट कर। डिमांड की है वो हमें मिलना चाहिए। बहुत परेशानी हो, कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एंड अप देखें क्या होता है। यहाँ पे लाइन लगा खड़ा हूँ। सर हम गुलिस्तान जौहर से आए हैं, कहीं भी नहीं मिला पेट्रोल। बच्चों को ड्रॉप करके आधे बच्चे मैंने पिक किए, आधे नहीं किए क्योंकि मेरे पास फ्यूल नहीं था। किसी पंप पे तेल नहीं है। रात को 6 बजे से लेकर अभी तक सारे पंप बंद हैं। हम पेट्रोल लेने के लिए आए हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना है तो सुबह से पेट्रोल नहीं, कभी इधर और कभी उधर जा रहे हैं। पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन की हड़ताल एक ऐसे वक्त में हो रही है नाजरीन कि जब IMF की एक शर्त ये भी है, जहन में रखिए, कि हर माह 4 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये तक किया जाए। इसी तरह IMF की दूसरी शर्त यह है कि सेल्स टैक्स में भी इजाफा कर दिया जाए। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी तकरीबन एज वी स्पीक 10 रुपये है कि जबकि सेल्स टैक्स 0 है। और अगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया जाए एज IMF वांट्स तो पेट्रोल इस माह के आखिर में 4 रुपये महंगा होकर 149 रुपये का हो जाएगा। और अगर इसमें 17% सेल्स टैक्स भी ऐड कर दिया जाए तो पेट्रोल 170 रुपये से क्रॉस कर जाएगा। ये फौरी इजाफा है। इसमें डीलर्स का वो प्रॉफिट, वो मार्जिन शामिल नहीं है कि जिसके लिए वो हड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई डबल डिजिट्स तक पहुंच जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकेगा। हालांकि कि शौकत तरीन साहब भी नहीं रोक सकेंगे, जिन्हें इस वजह से ही लाया गया था क्योंकि हफीज शेख महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे। सिर्फ यही नहीं, मुल्की मईशत की सेहत का अंदाजा लगाने का पैमाना भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 रोज से स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें ब्लड बाथ दिखाई दे रही है। ब्लड बाथ का मंजर पेश कर रहा है। KSE 100 इंडेक्स के 2400 से ज़ायद पॉइंट्स गिर चुके हैं। कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, ज़राई सेक्टर में कमी आ रही है, जबकि IMF की डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं और डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब भी मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सेनेटर साहब नून लीग से तारुफ रखते हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पेट्रोलियम का भी हिस्सा हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो बताइए कि पेट्रोलियम की स्टैंडिंग कमेटी में भी आप हैं। मुल्क में बहरान है, इंपोर्ट्स का भी बहरान है, बिडिंग भी लेट कर देते हैं, टाइम पे नहीं मंगवाते। अभी डीलर्स से बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ उन्होंने हेड्स अप दे दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं और अगर हमें एंगेज ना किया गया तो ये होगा। यानी आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, कॉम्पिटेंसी का जो है वो बहुत बड़ा एक जो है इशू है। अगर आप मैनेज ही नहीं करेंगे इकोनॉमी को, अगर आप मैनेज ही नहीं करेगी पेट्रोलियम डिवीज़न को, अपना मामलात को, तो फिर ज़ाहिर है इसी तरह ही होगा। आप देखें, स्पॉट के ऊपर इन्होंने कार्गोज़ नहीं लिया LNG के। आज पूरे मुल्क के अंदर जो है लोग सुबह उठते हैं, गैस नहीं होती। अब पेट्रोल के क्या साथ साथ इशू आ गया है। ये सारा का सारा, इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, इसका सारा का सारा ताल्लुक आपका फोकस क्या है, आपकी क्या कॉम्पिटेंसी है और आप क्या कर सकते हो। और ये जो है मिनिस्टर के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आती है। एक के बाद दूसरा बहरान जो है वो ये आता जाता है और कोई किसी को कोई ना एंड में पता चलेगा किसकी जिम्मेदारी है किसकी नहीं है। एंड दिस इज अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $4 अरब तक गिर गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंकशाफ है। एंड दीज आर अलार्म बेल्स। अगर आप इजाज़त दें, डॉक्टर साहब को भी हम गुफ्तगू में शरीक करेंगे। डॉक्टर साहब, आज खुसरो बख्तियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध की वजह से गंदम में किल्लत हो रही है और DAP की कीमत में इजाफा हो रहा है, गंदम का बहरान भी आने वाला है, ये भी वार्न कर दिया हमें। हम तो ज़राई मुल्क हैं। स्टेट बैंक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़राई ग्रोथ में भी कमी आ रही है, तो कौन जिम्मेदार है इस सब का, सिंध या मौजूदा हुकूमत? आज नहीं जा रहा है या 3 साल से नहीं जा रहा है। ज़राई सेक्टर 2010 से नीचे जा रहा है, 2010 से नीचे जा रहा है। गंदम की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर एनम जो था, फीकस जो गंदम की अवेलेबिलिटी थी साल के 145 kg हुआ करता था, आज गिर के वो 120 से नीचे आ गया है। ये इस 3 साल में नहीं आया है नीचे, ये मुसलसल गिर रहा है नीचे। तो ये लोग जो है ना एक साल को पिक कर लेते हैं
और उसी को बेंचमार्क बना के पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। ज़राअत में पिछले 3 हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया उन लोगों। मगर डॉक्टर साहब, आप ये भी देख रहे हैं कि आईएमएफ की डिमांड्स के बाद गवर्नर स्टेट बैंक तो किसी को जवाब देनी होंगी। एक अकाउंटेबिलिटी इज अ बिग इशू राइट नाउ। हुकूमत पर लाजिम है कि पार्लियामान से ये बिल जो है वो पास कराए। आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक एक वाइस रॉय बन जाएंगे। पहले मिफ्ता साहब ने भी ये कहा, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर गवर्नर स्टेट बैंक जवाबदेह ही नहीं होंगे तो फिर क्या हमारी पार्लियामान की साख मुतासर नहीं होगी? वो तो अगर जो ओरिजिनल बिल है, अगर वो वही पास अगर होता है, वो तो स्टेट विद इन स्टेट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट को बाहर से डिक्टेशन दी जा रही है। पार्लियामेंट के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि आईएमएफ पार्लियामेंट से कह रहा है कि ये बिल को पास करो, फिर तुम्हें हम पैसे देंगे। तो कितने इंसल्ट है हमारे पार्लियामेंट को कि ये बाहर के डिक्टेशन से यहाँ पर लॉ मेकिंग करेंगे। क्या इनकी हैसियत रह जाएगी? तो ये उनको खुद समझना चाहिए कि आईएमएफ ये कहता है कि सिर्फ बिल, ये स्टेट बैंक के अमेंडमेंट बिल जो है ये सिर्फ पेश नहीं करना है पार्लियामेंट ने, इस पार्लियामेंट से कहें कि इसको अप्रूव भी करे। तो क्या ये जेब देता है हमारे पार्लियामेंट को? डॉक्टर साहब, आप दोनों ऐवानों में अक्सरियती ऑपोजिशन जमात हैं। आप लोग क्या करेंगे टू स्टॉप दिस? आई मीन इफ यू सीइंग दिस एज राइटिंग और वो कह रहे हैं स्टेट विद इन अ स्टेट बनने जा रहा है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमने तो पूरा इसको रजिस्ट किया है। जहाँ जहाँ हमारे जितने नंबर्स होते हैं हम वहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि हुकूमत को भी हमने ईवीएम पे भी काफ़ी अरसे रोके रखा। लेकिन अब ज़ाहिर है जहाँ पे ये लोग बुलडोज करते हैं, मामलात को सप्लीमेंट्री एजेंडाज लेके आते हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। और ये हुकूमत जो है, इसका आपको पता है, ये लोग लॉज वगैरह तो इतने वैसे फॉलो भी नहीं करते। मैं एक बात इनकी जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में कुछ नहीं किया। मैंने भी चेक किया है, हमने 2018 में 6 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया वीट, और 1.2 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया 2017 में। वीट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी हम लोग नेट इंपोर्टर बन चुके हैं, हर चीज़ के, एब्सोल्युटली हर चीज़ के नेट इंपोर्टर बन चुके हैं। तो ये हम जनरली एक्सपोर्ट्स वर वेरी डिसमल इन योर टेन्योर एज वेल। बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्त नहीं थी सर। 25 साल का ऑल टाइम, आई थिंक गालिबन 30-40 साल का ऑल टाइम लो था आपके एक्सपोर्ट्स का। हमारा हमने छोड़ा था, हमने तकरीबन $24 बिलियन पे छोड़ा था। और अभी जो है वो मेरा ख्याल है 27-28 के ऊपर है, अराउंड दैट है। लेकिन बात ये है कि हम लोग 5.8% GDP ग्रो कर रहे थे। हम लोगों की जो है अपना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ठीक थे, हमारी रुपया जो आज स्टेबल एक्सपोर्ट्स था। के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, बिकॉज वी हैव नॉट बीन, हम लोग हमने रीइन्वेंट नहीं किया ना अपने आप को वक्त के साथ साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। इसके अंदर देखें, हमारा ये प्लान था कि सीपैक के अंदर जो हमने अपनी स्टेट्स बनाई थी, जहाँ पे चाइना ने अपनी सारी की सारी इंडस्ट्री मूव करनी थी, हमारा उसका हिस्सा था कि सेकंड फेज़ में चाइनीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट इधर आएगी। अब अगर गवर्नमेंट की वो हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो करती तो इस वक्त वो वाली सारी की सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग चुकी होती है। ये बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर साहब। देखिए, आई थिंक कुछ इश्यूज ऐसे होने चाहिए जो इंसुलेटेड हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स और सियासत और रेटरिक, जिसके अंदर इकोनॉमी है, सीपैक है, ये लॉन्ग टर्म मुआहिदे, डैम बिल्डिंग है। आई मीन दिस नीड्स टू बी इंसुलेटेड। बिल्कुल। चार्टर ऑफ इकोनॉमी शहबाज शरीफ साहब ने पेश ऑफर की थी, इससे पहले हुकूमत जवाब देती, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको तो आप आज कहाँ खड़े हैं? ये सबसे पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात अक्टूबर 2010 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी मिसाक पाकिस्तान के नाम पे, और उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक इकनॉमिक एजेंडा बना लें पाकिस्तान का 25 साल का। हुकूमतें आती जाती रहें या जो भी पावर ब्रोकर थे वो आते जाते रहें, लेकिन एक इकॉनमी की जो लाइन है उसको कोई ना छेड़े। हमारा प्लान था इन 2010। लेकिन उसके बाद असल में हमारा मसला ये कि पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, डॉन लीग्स हैं, आपके और बहुत सारे मामलात हैं, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी डिपेंडेंट है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। पॉलिटिकल सिस्टम वीक होगा तो इकॉनमी वीक होगी, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इकॉनमी ऑटोमेटिकली। और एक बहुत बड़ा इशू कर्जों का, अगर आप इजाजत दें डॉक्टर साहब, काबीना मेंबरान का भी ये मानना है कि हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, मगर वो गुज़िश्ता हुकूमतों के कर्जों को अदा करने के लिए लिए हैं। ये मानते हैं, वो कहते हैं हम तो रीपेमेंट कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि उन्होंने कर्जों से किया क्या है, देख कुछ नहीं रहा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई मेगा चीज। हकीकत क्या है? पाकिस्तान के 60 साल तारीख में 1947 से लेकर 2007 तक 4.8 ट्रिलियन यानी कि 4800 अरब चढ़ा था 60 साल में। एक साल में दुगना चढ़ा 8,873 बिलियन। उसके बाद आप देखें कि पेंडेमिक का जोर हो गया, IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, कोई एक्सचेंज रेट पे डिवैल्यूएशन नहीं हुई,
तो कितना हमने कर्जा चढ़ाया? 3,644 बिलियन। उसके बाद IMF प्रोग्राम कंटिन्यूअसली सस्पेंड रहा और वो मार धाड़ नहीं होती रही कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करो। तो कर्जा कितना चढ़ा? 3,177 बिलियन। और ये माली साल जो गुजर रहा है, जिसमें आपने एक्सचेंज रेट को देखा कि 152 रुपए से 176 पे आ गया है और इंटरेस्ट रेट ने भी अब बढ़ना शुरू किया है, तो सिर्फ 3 महीने में 2,214 बिलियन का हमने इजाफा किया है। 2,214 सिर्फ तीन महीने में। तो मुझे तो लगता है कि 6-7 बिलियन हमने इस माली साल में भी ऐड कर देना है। तो अब तक इस हुकूमत के 39 महीने में जो कर्जा ऐड हुआ है तकरीबन 18,000 अरब, यानी कि 70% का इजाफा हुआ। 70% का इजाफा। और इसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल डेट ले लें तो एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज को मिलाकर 95 बिलियन था जब ये हुकूमत आई थी। आज सितंबर के महीने के जो स्टेट बैंक ने नंबर रिलीज किया है वो 127 बिलियन है, यानी 32 बिलियन डॉलर का कर्ज हमने इसमें ऐड किया है। ये जो बातें होती है ना कि माजी में कर्जे लिए थे तो कर्जों की अदायगी के लिए हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा हमेशा नेट नंबर होता है, नेट। मिसाल के तौर पे अगर हमने माजी में जो कर्जे लिए थे उसकी अदायगी 10 अरब डॉलर की है और अगर हम 20 अरब डॉलर ले लें तो कितना हमने ऐड किया? 10 अरब तो ऐड कर दिया ना। 10 अरब तो हमने वापस कर दिया, लेकिन फिर 10 अरब हमने ऐड किया है। ये जो नंबर मैंने बताया है ये ऐड किया है। हमेशा डेट का नंबर नेट होता है, ये ध्यान में रखें। ये तो सर एहसन इकबाल साहब ने जब आज ये बात की कि बढ़ते हुए कर्जों को नेशनल सिक्योरिटी से लिंक किया, तो एंड देन ही आल्सो एडेड कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो डेट कमीशन जो रिपोर्ट बनाई थी उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दें। लेकिन विच वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ मुआहदा जो है, जो अग्रीमेंट है, जब वो हो जाएगा तो मुईशत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग मान रहे थे, ये कहा जा रहा है, मगर हम तो ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी एक ब्लड बात है, मुईशत की एक आउटलुक देती है, फील देती है, वहां एक ब्लड बात चल रहा है। सो आई मीन थिंग्स डोंट सीम टू बी गेटिंग बेटर। आप क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है ना कि स्टॉक मार्केट वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के महीने में मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इतना ही जितना अभी बढ़ा है, बल्कि हो सकता है कि इससे ज्यादा भी बढ़ जाए, तो 10% से ऊपर की तरफ चला जाए, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट इसलिए परेशान हाल हो जाता है कि बदला फाइनेंसिंग रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। कारोबार हमारा सारा बदले का कारोबार चलता है स्टॉक मार्केट में, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो साइड लाइन हो जाता है, वो निकल आता है मार्केट से, इसीलिए स्टॉक मार्केट नीचे चले जाती है। तो ये देखिए, हम एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में गुजर रहे हैं, बेचैनी, हमें ये नहीं पता कि अभी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है और अभी बहुत सारे प्रायर एक्शंस हमने करने हैं, क्या वो हम कर पाएंगे? क्या ये पार्लियामेंट जो IMF जो जिस तरीके से स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी मांग रहा है, क्या ये पार्लियामेंट देगी उस तरीके से? क्या ये बिल पास होगा? सर कंटीजेंट है ना ये, कि अगर नहीं होता है बिल पास तो वो IMF नहीं, मगर सेनेटर साहब दिस इज, ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। आपने डॉक्टर साहब को भी सुना है। द प्रॉब्लम है सर कि आज जब एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ये तो कल को ये कहेंगे कि आप अपना एटम बम प्रोग्राम और अपनी मिसाइल प्रोग्राम हमको दे दें पैसे लेने के लिए, Was this a joke या वाकई नहीं? वो IMF तो आपको कह सकता है ना, IMF आपसे ऐसी बहुत सारी, अब अगर उन्होंने ये बात मनवा ली कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो उनकी मर्जी का होगा, उन्होंने हमारे से वो कानून बनवा रहे हैं। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड पूरी दुनिया में है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। वो कहते हैं पहले स्टेट बैंक के गवर्नर को अगर बाहर मुल्क से जाना होता था तब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से इजाजत लेता था, TADA भी बनता था। इन चीज़ों में आपको मसला किस चीज़ से है? दैट इज नॉट आंसरेबल, ही इज़ नॉट आंसरेबल। और देखें, इन्होंने एक IMF का बंदा भी ला के लगाया हुआ है ना, आप ये भी तो ध्यान में रखें। देखें, अगर आप IMF के बंदे को ला के लगाएंगे तो वो IMF का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करेगा, वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट सेफ गार्ड नहीं करेगा। उसको क्या ज़रूरत है? और एक्सचेंज रेट के साथ जो हुआ है, आप मुझे बताएं,
15 के ऊपर मई 2018 में 115 पे छोड़ के गए थे हम। आज 172 175 रुपए का डॉलर है। ये 70 साल में 115 हुआ है और ये पिछले क्या कहते हैं 3 साल में आपने देख लिया कितना हो गया। तो ये देखिए बुनियादी मसला समझने की हमें चाहिए। हमारा बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कमज़ोर है। अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा, स्टेबल होगा, तो स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज आएंगी। स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी बेहतर होगा। आप दुनिया में जाके देखिए। वज़ीर इत्तलात की ताज़ा तरीन खबर आई है, ये बता रहे हैं कि डीलर्स के साथ एसोसिएशन के साथ जो है मुआहदा तय पा गया है। सो अब ये हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। आपको अच्छी खबर बताते चलें, हड़ताल अब ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, पेट्रोल का बुहरान पैदा हुआ, हमने 24 घंटे में एक पैनिक देखा, लेकिन डॉक्टर अशफाक साहब, ये कम अज़ कम कीमत ज़रूर फिर भी बढ़ेगी। ये हमें फिर भी बताया जा रहा है क्योंकि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने अपने मार्जिन में इजाफे का मुतालबा किया, 5 नवंबर से कर रहे हैं। अब तो हल हो गया, लेकिन क्या इसका भी ताल्लुक IMF से ही है या नहीं? बता दूं कि जिस तरीके से हमने ये अनाउंसमेंट किया है कि हर महीने ये 4 रुपया बढ़ेगा, तो यानी कि 30 तारीख को या 31 तारीख को आप देखेंगे कि उससे पहले 3-4 दिन पहले से पेट्रोल मिलने बंद हो जाएंगे। आपको लोग वहां से राशनिंग शुरू हो जाएगी। पेट्रोल वाला कहेगा सर 1000 रुपए से ज्यादा कम पेट्रोल नहीं देंगे आपको, क्योंकि उसको पता है कि जितना स्टॉक मेरे नीचे पड़ा रहेगा मुझे 4 रुपया पर लीटर ज्यादा मिलेगा। तो ये रैशनल जो ह्यूमन बीइंग है, अगर ह्यूमन बीइंग रैशनल है तो उसके इंटरेस्ट में है कि वो पेट्रोल ना बेचे। तो आप देखेंगे कि कितनी लाइन लगोगी। तो 5 महीना आगे जो है आप देखेंगे यही होगा। आज मेरी बात को नोट कर लें कि कम 25-26 तारीख लोगों ने अपने अपने टैंक फुल करने के लिए जाएंगे वहां पर, और पेट्रोल वाला कहेगा कि जी पेट्रोल तो है नहीं, वो पीछे से नहीं आ रहा है, लाइन लगी हुई होगी। वो कहेंगे जी 1000 रुपए का मैं आपको दे देता हूं। लोग एक पेट्रोल पंप से निकलेंगे 1000 के लेके, फिर दूसरा पेट्रोल पंप तलाश करेंगे, वहां फिर लाइन में लगेंगे, वहां से 1000 के लेंगे, फिर किसी तीसरे पेट्रोल पंप पर जाएंगे एंड सो ऑन। ये आप मंजर देखेंगे। तो हमने कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। हमें इस तरीके से ब्रंट होकर बहुत सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। देखें, ट्रांसपेरेंसी अच्छी चीज है, लेकिन हद से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी फिर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। तो ये मसला होगा, आप इस चीज को नोट कर लें। ये हर महीने के 25-26 तारीख तक जो है आप उसके बाद से पेट्रोल नहीं मिलेगा, और सबकी कोशिश होगी कि आज अपने टैंक को फुल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं क्विकली, बिकॉज आप स्टैंडिंग कमेटी में पेट्रोलियम की, मैं वैसे कल एजेंडा भी देख रही थी, कल भी आप लोग मिल रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी, मगर सर ये 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्कॉल की मेरे पास आई। क्विकली आवाम को याद दिला दें कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा राइट ऑफ है, सबसे बड़ा जिसे कहेंगे डिफॉल्ट है, प्राइवेट सेक्टर डिफॉल्ट है। एब्सोल्युटली, हमने डिटेल्स दिखाई थी, इनकी फाइनेंशियल भी हमारे पास हैं। डॉक्टर साहब, ये लॉस पे लॉस है कोई, यानी कि लॉस खत्म होता ही नहीं दिखाई दे रहा है। स्कॉल का इक्विटी जो है कंपनी की वो कंप्लीटली इरोड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो फाइनेंशियल्स मेरे सामने पड़े, इतनी हद तक मिसमैनेजमेंट हुई है कि 65 अरब का नुकसान पिछले 3 साल में सिर्फ, यानी कि अगर आप डॉलर को 150 रुपए के ऊपर भी अगर आप कैलकुलेट कर लें, यू लुकिंग एट तकरीबन $450 मिलियन का नुकसान। जी ऐसी है। आप बार बार स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू उठाते हैं। जी, कुछ हमने देखें बड़ी कोशिश की है कि इसका पता चलाया जा सके क्या है, और ये बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो मैंने इनिशिएट की हैं। उससे पहले आपकी बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा काम रहा है। उसके अंदर जो है पहले तो किसी को कोई मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है। अब ये पता चला है कि जैसे आप कह रही हैं $430 मिलियन या इससे ज़्यादा का जो है वो लॉस ऑलरेडी हो चुका है। इसके अंदर देखें प्राइमरीली जो इक्विटी थी वो विटॉल के पास थी पिछले 3 साल के अंदर, 2 साल में एटलीस्ट, पिछले 3 में से 2 साल उनके पास थी। जो 38% ओनर वो हैं, और उनके अंदर जो मेन लोग थे उधर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं वो मेन मैनेजमेंट और इंतजामिया बहुत अमीर हो गई है। प्राइवेट जेट्स आ गए जनाब, कंपनी मैनेजमेंट, ऑडिटर भी चोरी कर रहा था, ऑडिटर भी गलत रिपोर्ट्स, ओवर इनवॉइसिंग हो रही थी, धड़ल्ले से हो रही थी, फेक परचेस ऑर्डर्स, हम लोग ने पूरी रिपोर्ट्स दिखाई। कमाल है, यानी कि इस मुल्क के अंदर मैं कहती हूँ कि अगर कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान, SECP, हमारे रेगुलेटर्स ही काम करना शुरू कर दें, हमारे आधे से ज्यादा मसाइल तो खत्म हो जाए। मैं कहूँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, और इसमें प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी SECP की है, FIA की है, ओगरा की है, और फिर जो है वो और जो आपके अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उनको चाहिए था
लेके इसको मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि आपको कहीं ना कहीं मुदाखलत नजर आती है, हिचकिचाहट नजर आती है स्टैंडिंग कमेटी में जब आप ये बार बार इशू उठाते हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो इदारे हैं उनकी तरफ से हमें हिचकिचाहट कुछ जगहों पे नज़र आती है, जैसे वो कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट जो है सच नज़र नहीं आ रहा। आप नैब को शिकायत कर दें, आज नैब चेयरमैन कह रहे थे कि शिकायत लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, कल हम वो कर देंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपको बताते चले क्विकली कि एंड ऑफ द डे एक ही लाइफ लाइन है हेस्कॉल के पास, जिसका 65 अरब रुपए का नुकसान पिछले 3 साल का हो गया, वो बैंक्स हैं। यानी कि अगर बैंक्स शेयर होल्डर बन जाएं, जो कि इनएविटेबल है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, डेट टू इक्विटी स्वैप्स की बात हो रही है, तो यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होंगे हेस्कॉल के। यानी कि पैसा आप ही का है जो इनको अब निकालेगा इस गंद से, गंभीर सूरत हाल से। जो भी कहना चाहते हैं आप कह लें। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।